ओके। सो अब आपसे इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपको बुक वगैरह दिया है, सही है। और बुक ही दी हुई, सही है। सही है, ओके। डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ ब्रैकेट बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द शेल्फ। ओके, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द शेल्फ का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का, ऐसा ही। यस सर। ओके। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको आपने अगर मोमेंट से सॉल्व करोगे, सो मोमेंट से ही मेनली सॉल्व होनी चाहिए क्वेश्चन, सही है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर आप इसको अज्यूम करो, सबसे पहले तो फोर्स आइडेंटिफाई करनी है, सही है। हमने चार इसके चार पांच तरीके लिखे थे, चार पांच स्टेप्स लिखे थे कि भाई एक तो आपने भाई पिवट आइडेंटिफाई करना है, सही है। सही है, फिर उसके बाद जो है ना फोर्सेस, सही है। फिर उसके बाद उनके डिस्टेंसेस, सही है। एंड देन फिर उसके बाद आपने मेथड अप्लाई करना है कि भाई कौन सा आपसे बोला हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या रिजल्टेंट, वो चीज़, यानी रिजल्टेंट मोमेंट बोला हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोला हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। एंड देन द लास्ट थिंग इज कि भाई आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा हुआ कि भाई पिवट क्या है, बट सिंस दे वांट कि भाई बी तक का डिस्टेंस निकाल दो, सो इफ आई कंसिडर ए एज अ पिवट, सही है, ये अगर मैं पिवट मान लूँ सो मेरा काम हो जाएगा, सही है। सो अगर मैं ए पिवट मानूँ, सो आई हैव वन फोर्स जो कि वेट है, सही है, वेट ऑफ द बुक, वो इस जगह पे, यानी जो है ना मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करी, राइट। एंड सिमिलरली वेट ऑफ द बीम, वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो बी है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, राइट। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। सो हमने कहा कि भाई सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट equals to the sum of anti-clockwise moment। ओके। सो क्लॉकवाइज मोमेंट में आपके पास आ रहा है दो चीज़ें हैं, सही। एक तो बुक है, बुक का वेट जो है वो आपके पास है 8.5, सही है। वेट ऑफ द बुक, अच्छा डिस्टेंस क्या लेंगे ब्रो? डिस्टेंस ऑफ द बुक फ्रॉम द पिवट ए। यस रेहान। सर पहला सवाल है मुझसे कि हम पिवट ए से क्यों लेंगे और पिवट बी से क्यों नहीं लेंगे। देखो अगर तो बी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब लेकिन कोई बी में स्पेसिफिक रीजन तो नहीं। नहीं, बी में बस मुझे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, इसलिए मैंने ए को ले लिया। ओके। चलो हम दोनों से करके श्योर। दिखा देंगे, हम दोनों से करके देख लेते हैं, दोनों से करके देख लेते हैं, सही। आपको भी समझ में आ जाएगा, सही। क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हो तो मे बी आपके जहन में ये कॉम्प्लिकेशन ना आ रही हो, लेकिन मुझे देख के पता चल रहा है कि बी में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, सही। ये शायद बी से डिस्टेंस निकल ही ना पाए, सही, बट खैर। ओके, तो मैं इसको एंड में बता दूं, पहले इसको ए से करके सॉल्व करते हैं, सही। सो मुझे डिस्टेंस बता सकते हो ए से बुक तक का? ए से बुक तक का होगा, एक सेकेंड। 0.2। वेरी गुड, 0.2, सही है। एंड नाउ प्लस जो वेट है, वेट ऑफ द शेल्फ है वो है 14, सही है। एंड क्या डिस्टेंस होगा इसका? किसका सर। मतलब शेल्फ जहाँ पे, शेल्फ का वेट जहाँ पे लग रहा होगा। इन्होंने बाय द वे आपसे कहा है कि भाई आपके पास जो लेंथ है टोटल, वो आपके पास है 1.2 की, सही। सही, 1.2 का जो है ना वो आपका शेल्फ है, ऐसे ही। टू ब्रैकेट एंड सपोर्ट अ जी। शेल्फ ऑफ 1.2, ओके। सो वेट आपको क्या पता है कि वेट कहाँ से लगता है? एग्जैक्टली सेंटर से लगेगा, क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सही। सो 1.2 अगर हाफ करें तो 0.6 से, यहाँ से ना किसी भी एक एंड से 0.6 तक का वो डिस्टेंस होगा, राइट। बट सिंस वी आर कंसिडरिंग ए एज अ पिवट, सो 0.15 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा 0.45, राइट। 0.45 क्लियर हुआ? सही हो गया। मैं समझा नहीं। 0.15 इधर से सब्ट्रैक्ट किया हमने, हाँ पिवट जी। से लिया फिर डिस्टेंस। और हाँ ना, ओके क्योंकि सारी फोर्सेस का डिस्टेंस पिवट से होगा, राइट। ओके ओके यस। ओके, सही है। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसके लिए जो है ना, आपको बताए बी जो है ना वो फोर्स जनरेट कर रहा है, अच्छा जी। अब उस फोर्स का क्या हमें कुछ पता है? नहीं, हमें फोर्स भी नहीं पता।
और हमें डिस्टेंस भी नहीं पता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी। नहीं, इसमें जो है, या इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स कहाँ से लाएं इसकी? बी की जो फोर्स है वो कहाँ से लाएं? डिटरमिन द डिस्टेंस बी फ्रॉम द पिवट। नहीं, बी की फोर्स तो हमारे पास आ ही नहीं पाएगी। एफ जो है वो हमारे पास अननोन है, सही है, डिस्टेंस हमें निकालना है। डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द ब्रैकेट बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द, सही, ये भी हमारे पास अननोन है, सही है। हम्म। हम्म। फिर ये तो फिर इनकम्प्लीट हो गया ना, इसे तो हम सॉल्व चलो, नहीं कर सकते कुछ आगे। और कुछ और तरीका ट्राई करते हैं, ये मे बी इसको हम कहीं और किसी और इक्वेशंस के अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। लेट्स सी, कोई और तरीका लगाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ वो लगाएं, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से देखें, सो हमारे पास जो है ये दो फोर्सेस ऊपर लग रही होंगी, सही है, एक ये और एक ये दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, सही है। एंड दो फोर्सेस नीचे लग रही हैं, सही है। एफ, सो फोर्स फ्रॉम द पिवट ए प्लस फोर्स फ्रॉम द पिवट बी, दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड। और दो फोर्सेस नीचे लग रही हैं, 14 प्लस 8.5, राइट। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22.5 प्लस एफ बी, सही है। यस, 22.5। सही है, ये तो हमारे पास कुछ आ गया, सही है। अच्छा, अब जो है, और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? फिर सर हम एफ ए का मोमेंट नहीं फाइंड कर सकते? हम किसका? फोर्स ए का, फोर्स फ्रॉम पिवट ए का। ये पिवट ए का मोमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि अगर तुमने पिवट ए को वो कराया हुआ है, वो लगाया हुआ है, फोर्स बनाया हुआ है ना, सॉरी, पिवट ए को मोमेंट बनाया हुआ है, तो उसका कोई वो नहीं होगा, उसका कोई मोमेंट नहीं होगा, उस पर सिर्फ फोर्स लगी होगी, सही है। हमें बेसिकली ये तो हमने इक्वेशन सही बनाई, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमें बेसिकली किसी भी तरीके से इसकी जो है फोर्स को फिगर आउट करना है कि इस पे क्या फोर्स होने वाली है, सही है। अगर मैं अम, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एफ ए और एफ बी दोनों पे जो है, चलो एक एक, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ईच ऑफ द ब्रैकेट ऑन द शेल्फ, ओके, इन्होंने ये हमें कुछ बता दिया, सही, इससे हम हेल्प ले सकते हैं, सही। इन्होंने कहा कि द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ईच ऑफ द ब्रैकेट ऑन द शेल्फ आर इक्वल, राइट। मतलब जो है यानी जो ये एफ ए है और एफ बी, सॉरी उल्टा हो गया, एफ ए और एफ बी जो है वो तुम्हारे पास बराबर है, राइट। ये बात समझ में आती? जी। इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, राइट। सो यहाँ से अगर हम सिर्फ जो भी आप ले लो, एफ ए को एफ बी ले लो, सो बेसिकली ये टू एफ हो जाएगा, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, राइट। सही है, सो एफ आपके पास क्या आ गया, 22.5 डिवाइडेड बाई टू, हाउ मच, 11.25 बन जाएगा, 1.25 जी। सही हो गया। ये जो 11.25 की फोर्स आ रही है, ये फोर्स जो है पिवट ए से भी ऊपर लग रही है और पिवट बी से भी ऊपर लग रही है, राइट। दोनों से ऊपर लग रही है, बट सिंस वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए, सही है, तो इस वजह से जो एफ ए होगा वो जीरो हो जाएगा, मोमेंट मोमेंट जो है ना फ्रॉम एफ ए वो जीरो हो जाएगा, या मोमेंट ड्यू टू एफ ए वो जीरो हो जाएगा, राइट। एंड कैसे मोमेंट सर, ड्यू, मैं समझा हम्म, नहीं। जीरो कैसे हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं है भाई, ओके ओके। सही है। एंड मोमेंट फ्रॉम द पिवट बी वो एफ बी आ गया, सही है। और उसको अब आप ले लो, अब फोर्स आपने यहाँ से फिगर आउट कर लिए, सही है, 11.25 आ गई, सही। और डिस्टेंस अब यहाँ से आप निकाल लो, सही हो गया। अब इसको जो है वो आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, 11.25, ओके। एंड आपका यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है? एक सेकंड सर।
ओके। 0.7111 आ रहा है। 0.711, ओके फाइन। सही है। अच्छा जी, आपने बताया 0.711। ओके, अब ये डिस्टेंस आपके पास कहाँ से आया है? ये डिस्टेंस आपके पास जो आया होगा वो आया होगा पिवट से लेकर, एक सेकेंड, पिवट से लेकर ये डिस्टेंस आपके पास आया होगा, पिवट ए से लेकर ये डिस्टेंस आया बी तक का, ऐसे ही है। और आपको उसने कहा है लेफ्ट हैंड एंड से निकाल दो, तो लेफ्ट हैंड एंड से निकालने के लिए 0.15 ऐड कर लो उसमें। सही। सही। हाउ मच? 0.8 एंड देन 6 1। सही, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। जी सर। आगे रीड कर लो भाई। Bracket B is moved closer to the left-hand end of the shaft. Explain the effect on the magnitude of the normal contact force of bracket B on the shaft. ओके। अच्छा जी, सो यू आर मूविंग बी टू दिस साइड, ओके। सो अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर बेसिकली डिक्रीजिंग द मोमेंट, राइट? या यू आर बेसिकली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, राइट? अगर आप बिल्कुल इसी इसी चीज़ को ध्यान में रखो, अपनी इसी चीज़ को जो हमने अभी सॉल्व किया, सही है। यानी यहाँ पे जो है ना, हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट तो यही है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ना वो इसे जनरेट करना है, एफ बी ने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करना है, राइट? और वो डिपेंड कर रहा है ए डी पे, राइट? सेट हो हम्म, गया। बट सिंस यू आर डिक्रीजिंग डी, राइट? दूसरा जब, वाला बढ़ेगा। यस, सो वो आपके पास बढ़ जाएगी, राइट? So it will act. So more weight. There will be more weight acting on bracket यस। B. यस, वेरी गुड, हो गया, सही है। सो हमने कहा कि भाई बी क्लोजर इफेक्ट, अच्छा मैं एक सेकेंड, ये आ गया, सही है। एज बी गेट्स क्लोजर टू ए, सही है। या ये जरूर क्लोजर टू ए, सही है। क्लोजर टू ए द डिस्टेंस decreases, एक बात हो गई, सही है। द resultant moment remain zero, okay? Resultant moment remains zero, okay? So the force must increase, okay? सही हो गया। सो फोर्स जब इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज करो, सो उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट मोमेंट सेम रहेगा, राइट? हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ यार जल्दी से। सही है। और एक काम करो, तुम लोग को एक क्वेश्चन देता जाता हूँ। सही है। एक क्वेश्चन ट्राई करो जब तक तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन आसान सा है, ये जरा क्वेश्चन ट्राई करो। तुम लोग को दिख रहा है? सही। Yes, तुम जूम इन करके देख पाओगे? सही। सो you have also sent the worksheet on group chat. हाँ हाँ, तो वो भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, सही है। ये जरा सॉल्व करो, मैं जल्दी से 10 मिनट में नमाज पढ़ के आता हूँ। सही है, और फिर इसको डिस्कस करेंगे, अगर सॉल्व हो जाए सही है, नहीं होगा फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। आज भाई।
तो तुमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म प्लैंक का मतलब है इस प्लैंक का जो भी मास होगा या वेट होगा वो सेंटर ऑफ वेट से बिल्कुल सेंटर सेट कर रहा होगा. So of a length, this is pivoted zero point 0.9 meters from the end, from one end. The weight of the plank is this Newton. The person of a weight this stand at one end of the plank. The person weight is this stand on the as equilibrium. Okay. Add a diagram to show the force acting on the plank. Okay. तो बंदों की दो फोर्स होगी. सही है, बंदों की दो फोर्स होगी. पिवट की फोर्स एक लग रही होगी. सही है. और तुम्हारे पास जो है वेट होगा प्लैंक का वो लग रहा होगा. सही है. सो ये कुछ फोर्सेस जो है वो आप बना सकते हो. सही है. सो अच्छा, फोर्सेस कह रहे हो भाई उसी हिसाब से बनाना. इसका बड़ा बना दो थोड़ा सा. सही है, बंदे का गुना ज़्यादा है. सही है, इसकी छोटा बना दो. सही है. और वेट ऑफ द प्लैंक जो है वो तुम्हारे पास उससे छोटा हो जाएगा. राइट. एरो समझ रहे हो ना. वेक्टर बना रहे हो तो उसी हिसाब से एरो होंगे. राइट. और जो पिवट है वो इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स बन के कैंसिल आउट कर रहा है. तो इसका एरो बड़ा होगा. क्लियर. सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए. ये थर्ड वाली फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे? थर्ड वाली ये वाली. यस। भाई वेट ऑफ द प्लैंक है ना. वेट ऑफ द प्लैंक. सही है. ओके सॉरी। और वेट ऑफ द प्लैंक जो है वो चूंकि वेट हमने कहा था, हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका जो मास है वेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर सेट करते हैं डाउनवर्ड. राइट. समझ लो. एंड आप इसकी वैल्यू देख रहे हो कि 900 और 650 इन दोनों से, यानी दिस इज 900. राइट. एंड दिस इज 950. सॉरी 950. एंड दिस इज 600 650. सही, इनसे छोटा है. सही है, तो इस वजह से मैंने इसको छोटा बनाया. गेट. अच्छा जनाब चले आगे आ जाए भाई. कैलकुलेट द डिस्टेंस एक्स. ओके. अच्छा जी चलो कर लेते हैं. डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो ये वाली फोर्स जो है वो यूँ घुमाएगी, ये वाली फोर्स यूँ घुमाएगी, प्लैंक जो है वो यूँ घुमाएगा. राइट. सो 0.9 ओके इंटू 950. सही. इज इक्वल्स टू 650 इंटू एक्स प्लस 250 इंटू, अब देखो सेंटर क्या होगा. टू. 2 पे हो जाएगा. 2 मीटर। सही. ओके. टू और 1.1. तुमने जो है वो 0.9 पे वो रखा हुआ है, सो 1.1 है ना. वेरी गुड. निकाल दो भाई. एक्स की वैल्यू निकाल दो. 0.89. ओके. सही, आप बता रहे हैं 0.89. सही है. चलिए आगे चलते हैं. इस पे आ जाओ भाई. हेमंत कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन. Okay, a large parasol has been set up on a windy day. The center of gravity of the parasol is vertically above the center of the base. The bottom of the parasol starts to lift from the ground as shown. The weight of the parasol is 110 newtons. The force of the wind is 14 newtons in a horizontal direction. Explain why the parasol will topple. Your answer should include a calculation. हाँ जी. अच्छा जी, इन्होंने बेस वगैरह दे दिया आपको. एंड ये भी आपको बता दिया द फोर्स ऑफ द विंड इज दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके. विंड डायरेक्शन आ गई, वेट आ गया है. क्या कह सकते हैं आप, कैलकुलेशन से पता चलेगा मेरे ख्याल से ये. जी सर जस्ट वन क्वेश्चन, इसमें पिवट इन पिवट दिस कहाँ होगा? केस, हाँ हम्म, पिवट वेट होगा ना। नहीं तो. पिवट क्या है? पेड़ तो बच्चा आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी होती है. पेड़ कोई भी चीज़, आप कोई भी पॉइंट अज्यूम करके वहां से मोमेंट निकाल सकते हो आप. तो इस इन दिस केस हमें विंड का मोमेंट निकालना है ना। दोनों का मोमेंट निकालोगे ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी तो कंपेयर होगा.
क्योंकि टॉपलिंग तो तभी होगी ना जब दो ठीक है, मोमेंट होंगे। मुझे फोर्सेस फोर्सेस आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है अभी तो कि फिलहाल इन्होंने किधर दोनों किधर फोर्सेस से दी हुई हैं, ये दोनों फोर्सेस दी हुई है, विंड की डायरेक्शन भी दी हुई है, वेट भी दिया हुआ है, दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग बस। किधर से एक्ट कर रहे हैं बस। ये दो फोर्सेस हैं। अच्छा जी, अहमद आप क्या कह रहे हो? Um, actually, I was thinking कि मैं like जैसे 14 न्यूटन है, what should I multiply it by? 14 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। और लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लोगे? सही है। अच्छा जी, खैर, तो अगर हम देखें तो इन्होंने हमें ये दिया है, सही है। और द फोर्स ऑन द विंड इज 14 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। एंड इन्होंने जो है ना इसका एक वो बना दिया, एक्सप्लेन बनाया था, विल टॉपल। सही है, जब आप यहाँ पे, जब ये यहाँ पे लैंड होगा तो ये टॉपल क्यों हो जाएगा, सही है। तो अब बेसिकली देखो, ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट इन कांटेक्ट है, सही। सो अगर तुम इस पॉइंट को पिवट ले लो तो क्या ही अच्छी बात हो जाएगी, सही। ये पॉइंट वहाँ पिवट हो जाएगा, सही। पिवट देखो, बेसिकली हम पिवट जो है ना, एक तो ये तो तुम किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, पहली बात, सही। लेकिन ज़्यादा आसान ये होता है कि भाई कोई भी एक फिक्स पॉइंट जो है ना, जो कहीं से कांटेक्ट हुआ हुआ है और कहीं पे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, हम उसको ले लेना, तो वो और ज़्यादा आसान होता है, समझो, क्या समझो। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया पिवट, ओके। अब हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो है अम, जो विंड की जो फोर्स होगी, ऑब्वियस सी बात है, इस पे जो इसका जो मोमेंट होगा, तुम 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 14 × 1.8, राइट। दिस प्रोड्यूसेस द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सही हो गया। और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, सही है, वो तुम्हारे पास वेट की वजह से होगा, राइट। और वेट तुम्हारे पास कितना है इसका? 110, 110, ओके, इंटू, और तुम इसका डिस्टेंस क्या ले लोगे भाई? सेंटर से वेट एक्ट कर रहा है, राइट, सो 0.22 हो जाएगा, सही ना? सही है, पॉइंट क्लॉकवाइज टू आ टू गया। क्यों? टू भाई टू ये क्यों पॉइंट सर? फोर फोर की बेस है, सही है। वेट बिल्कुल हम्म, सेंटर से एक्ट करता है, सही है, तो उसको हाफ कर दो, सही सही। सही हो गया। ओके। तो अच्छा जी, आ जाओ, निकाल दो कितना आता है, दोनों की मूवमेंट निकाल दो। Okay, you get 25.2 is not is equals to 24.2. ओके, सो आप कह सकते हो कि भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ग्रेटर देन द क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल टॉपल, राइट। क्लियर हुआ? Yeah. ओके भाई, आगे आ जाए। To prevent the parasol from toppling, a rope is attached to the parasol at 1.5 meters from the ground as shown. The rope makes an angle of 44 degrees to the vertical. The horizontal force from the wind is now 25 newtons. Um, Determined by taking moments about the center of the base, the vertical force that the base exerts on the ground. Assume that the force which the ground exerts on the base acts through the midpoint of the base. हाँ जी, अब देखो उन्होंने आपको बता दिया कि भाई मोमेंट कहाँ से लेना है, राइट। अब इस केस के अंदर मोमेंट के लिए पिवट उन्होंने मेंशन कर दिए, बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ द बेस, ओके। अच्छा जनाब, करते हैं भाई, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? द वर्टिकल फोर्स दैट बेस exerts ऑन द ग्राउंड, सही है। आपके पास जो है अगेन विंड की डायरेक्शन आपको दी हुई है, सही है। और 1.5 की लेंथ आपको वायर की दी हुई है, एंगल भी दे दिया आपको, सही है। और द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 25, ओके, वो आपने इंक्रीज कर दिया 14 से, राइट। So one question. जो यहाँ की जो act कर रही है force would we also consider that? कौन सी टी की? I guess tension जो rope में है. यस, वो करनी होगी अभी,
इसके बगैर काम नहीं होगा। अब पहले तो ये देखना है कि भाई उसको किस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, द वर्टिकल फोर्स दैट exerts, इन्होंने कहा द वर्टिकल फोर्स दैट द बेस exerts ऑन द ग्राउंड, द बेस exert ऑन द ग्राउंड। ओके, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास फोर्स है, सही है। तो बेसिकली वर्टिकल फोर्स जो है, जो बेस एक्सर्ट करी होगी ग्राउंड पे, वो क्या होगा? वेट का डाउन वेट और जो है ना टेंशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा इसके दो कंपोनेंट, राइट। सो ये हो जाएगा टी कॉस 44, और ये हो जाएगा टी साइन 44, राइट। सो अब आपको पता है कि भाई अब जो है वो टॉपल नहीं हो रहा, अब जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे, राइट। सो अगर हम जो है वो इसके लिए साथ एक काम करें टेंशन निकालने के लिए, सो हमारे पास टेंशन आ सकती है 25, हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि लेफ्ट लग रही है, इज इक्वल टू टी साइन 44। लेट्स सी कि भाई क्या आती है। 25 डिवाइड बाय साइन 44 कितनी आती है टेंशन? 1412। 35.98. दोनों की अलग अलग आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 25 divided by sine 44 है ना? हाँ जी, जी जी सॉरी, 35.980 आ रही है, थर्टी वो सिक्स हाँ। रेडियंस में चला हुआ था। ओके ओके, सही है। अच्छा जी, तो इससे हमें टेंशन पे चल गई, तो अब टेंशन, लेकिन यार 5 नंबर में इतना आसान तो नहीं होगा, खैर चलो वर्टिकल अच्छा, हॉरिजॉन्टल। आपने इस तरह क्यों नहीं करा कि 25 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय टी कॉस 44। मैं वही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना फोर्स से ये सही नहीं देगा आंसर, सही है। मैं उसको जो है मोमेंट के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, सही है। आ जाओ मोमेंट लगाते हैं। मोमेंट में जब आप लगाओगे, सो आपके पास जो है क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है 25 इंटू 1.8, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, सही है। और चूंकि बेस एग्जैक्टली बेस पे आप वो कर रहे हो, सही है। और अच्छा, टी कॉस 44 ये कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, सिमिलरली वेट भी कोई मोमेंट जनरेट नहीं कर रहा होगा, राइट। सही हो गया, क्योंकि दोनों जो है वो एग्जैक्टली ऑन द पिवट लग रहे हैं, राइट, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, सही। और जबकि टी साइन 44, सही है, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है, जो कि है 1.5 की, ओ सॉरी डिस्टेंस है 1.5 का, ये बेसिकली क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा होगा, सही। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय 1.5 साइन 44। 43.18. 43.18, ओके, सही। ये मेरे पास आ गई टेंशन, सही। तो अब टेंशन जो है वो हमारे पास ये जो बात आ गई। अब इसके बाद जब हम डाउनवर्ड फोर्स देखें, सो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास अच्छा जनाब, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, सही है। अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आपके पास क्या होगी? वो आपके पास होगी टी कॉस 44, टी कॉस 44 प्लस जो वेट है, सही है, वो वेट आपके पास है 110। आई विश के वेट उन्होंने चेंज नहीं किया हो। यस, सो टी जो है वो आपके पास 43.18 आया, और आपके पास जो है कॉस 44 प्लस 110 निकाल दो कितना आता है।
141. ओके भाई, परफेक्ट। आज ये करते हैं। सर मेरा 162 आया है। कैसे आ रहा है भाई 62? साइन लगा तो नहीं लगा दिया? और 843.18 cos 44 प्लस 10। हाँ सर सॉरी। सही है। आ जाओ भाई, रेन रीड कर लो जरा। A coat hook is attached to a smooth door by a screw as shown. The diagram below shows three of the forces that act on the coat hook when a coat is hung from it. The weight of the coat hook may be neglected. Add a labeled arrow to the diagram to show the additional force required for the coat hook to be in equilibrium. हम्म वेट ऑफ द कोड आपने कोई नहीं दे दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्क्रू। अच्छा जी, क्या क्या लगा सकते हो? अच्छा जी, टू डायग्राम शो द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कोड हुक टू बी, अच्छा कोड हुक टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो कोड हुक टू बी इन इक्विलिब्रियम के लिए हमें यहाँ से जो है वो वर्टिकल फोर्स फ्रॉम द स्क्रू, हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम द स्क्रू, राइट। अच्छा जनाब, सो ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी जो कि इधर इस डायरेक्शन में होगी, राइट। जो कि तुम्हारे पास होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, सही। जो कि स्क्रू की वजह से लग रही होगी उस पर, क्या बोलते हैं, ऑन द हुक, सही। यहाँ के पास आ गई। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो भाई। हम्म रेहान कहाँ गए हो? जी सर। रीड क्यों नहीं कर रहे हो आगे? सॉरी मैंने सुना नहीं, मैं मामा से बात कर रहा था। ओके। If too many coats are hung on the the coat hook will rotate and pull the screw out of the door. Point P is the position of the pivot as shown. The maximum horizontal force from the screw is 150 newtons. The mass of one coat is 2.6 kilograms. Deduce where a person could hang more than two of these coats from the hook. ओके, क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखो पिवट आपको मेंशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी मेंशन है, राइट। सो स्क्रू जो है वो फोर्स लगा रहा है 150 की, राइट। इन और ये आपके पास आ रहा है 0.9, सही है। 0.9 का डिस्टेंस है जो कि यूँ रोटेट कर रहा है इसको, सही, इस डायरेक्शन में, सही हो गया। एंड जो वेट ऑफ द कोट होगा वो इसको यूँ रोटेट करेगा, सही। सो अगर हम जो है वेट ऑफ द कोट हमारे पास है सर 2.6 हमें टाइम्स, किलोग्राम से कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? किस चीज़ में? मतलब अच्छा सही, आप वो ग्रेविटी से वेट, मल्टीप्लाई करो मुझे लगा। नहीं वो किलोग्राम्स को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, वो किलो में ही रहेगा। लेकिन वो वेट हो जाएगा 9.81 से मल्टीप्लाई करके, राइट। एंड इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास आ रहा है 2.5, सही। अच्छा जी, मैंने दोनों चीज़ों को सेंटीमीटर में ही रखा, उसको कन्वर्ट नहीं करा, राइट। बट मेरे पास ये एक कोड के लिए, राइट, एंड आई एम पुटिंग अ स्मॉल एन हेयर, राइट, टू सी हाउ मेनी कोड ही कैन इट कैन बी एबल टू होल्ड, राइट। सो ये आपके पास हो जाएगा, हम्म। सही। सो अब इसको आप बना लो, सब्जेक्ट सॉल्व कर लो। आंसर आ रहा है 2.1, so you cannot hang more than two coats.
यस। n is equal to 2.1। सो तो हमें से 2 लिखना चाहिए ना। नहीं, हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं ना कि 2.1 जो ओके। भी वैल्यू आ रही है वो आप लिखो, और फिर आप बता दो कि भाई मोर देन हम्म। 2 कोट्स आर नॉट हैंगेबल। सही है। या कैन नॉट बी हैंग। ओके, चलो। ये कितने क्वेश्चन हो गए यार, मैं अब और नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि इसमें क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर। सही है, बाकी खुद ट्राई करो, मैं बस कर रहा हूँ यहाँ पे। सही। एक ये तकरीबन 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं। ये टोटल कितने क्वेश्चन है? 10-11 क्वेश्चन है इसके अंदर। सही है। और इसमें से ये जो अब आ रहे हैं ना एंड एंड में, ये मैंने सर अपने क्लास टीचर के साथ भी किए हुए थे, हमारा एक टेस्ट हुआ था उस पर। ओके, उस वक्त मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं था मोमेंट के बारे में, तो आई डिड नॉट डू दैट वेल। सही है। सो अगर तो आपने किए हुए हैं तो अगर चाहो तो दोबारा कर लो, और चाहो तो शुरू के जो हमने छोड़े हैं वो कर लो। सही। तो आपके प्रैक्टिस का मटेरियल बचेगा, नहीं तो फिर जो मैंने वर्कशीट सेंड की हुई एमसीक्यू की वो ट्राई कर लो। सही। वो थोड़ी सी मुश्किल है इससे और कंपैरेटिवली। सही है। चलो बस। सो बस अब क्लास एंड करते हैं। सही है, अब तुम लोग जो है वो उसकी प्रैक्टिस करो। सही है। और अब नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह एक और चैप्टर फ्लूइड इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सही है। ओके। चलें बस। चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। Hafiz. हाफिज़। बेटा भी सर्कुलर मोशन के बाद जब ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सही है। मतलब 70-80 के करीब क्वेश्चन है उसके। सही है। 70-80 जो नहीं खाए तो 50-60 होगा, 50-60 के अराउंड क्वेश्चन। सही है। तो वो करते करते आप बूढ़े हो जाओगे। सही है। तो और वैसे भी 2 हफ्ते रुकने में तुम्हारी क्या मौत आ रही है भाई? आपसे कहूँ कि जब